हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रयास की ऑनलाइन क्लासों में। दोस्तों, अपना चैप्टर चल रहा था लाभ हानि और उसकी दो टाइप अपन कर चुके हैं और दूसरे टाइप के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जो आज इस वीडियो में अपन कंप्लीट करेंगे। तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों, इन सभी क्वेश्चनों को आप कंसेप्ट वाइज समझते हुए चलिए अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो क्लासेज। देखिए दोस्तों, लास्ट टाइम अपन 20 क्वेश्चन कर चुके थे, टाइप नंबर सेकंड अपनी चल रही थी। आज अपन 21वें नंबर की क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यहां पर वस्तुओं की बात की है दोस्तों। आगे भी इसी प्रकार के क्वेश्चन, इसमें थोड़े से लेवल के क्वेश्चंस को अपन आगे बढ़ेंगे और उसके कंसेप्ट को मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मैं दोस्तों क्रय मूल्य सीपी से प्रतिशत कर देता हूं और विक्रय मूल्य एसपी से। मैं यहां पर सीपी एक वस्तु का क्रय मूल्य मान रहा हूं और एसपी एक वस्तु का विक्रय मूल्य है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन क्या कह रहे हैं कि 16 वस्तु का क्रय मूल्य, तो 16 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों, 16 गुना सीपी, और 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो 14 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों, एसपी गुना 14, और आपस में क्या है ये बराबर। तो आप यहां 16 गुना सीपी बराबर एसपी गुना 14। अब एक काम करिए, एसपी को सीपी के नीचे ले जाइए, तो सीपी मतलब क्रय मूल्य और एसपी इसके नीचे आ जाएगा विक्रय मूल्य, तो बराबर में कितना रह जाएगा दोस्तों 14 और बटे में कितना चल रहा है 16। आप थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर दीजिए, तो यहां से कितना बनेगा 7 और यहां से कितना बनेगा दोस्तों 8। अब देखो वस्तु जो है वो 7 रुपए में खरीदी जाती है और 8 रुपए में बेची जाती है, तो कितने का लाभ हुआ दोस्तों यहाँ पर 1 रुपए का। और ये 1 रुपए का लाभ अपने को किस में चाहिए, प्रतिशत में, और जब भी लाभ प्रतिशत अपन निकालते हैं तो बटे में क्या रखते हैं दोस्तों, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यहाँ 7 हो गया, तो 1/7 प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे दोस्तों 100 से, और यहां से आपकी वैल्यू निकल के आएगी 14 सही 2/7 प्रतिशत। तो दोस्तों यहां पर 14 सही 2/7 प्रतिशत का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों। ऐसा ही क्वेश्चन अगला और करता है, क्वेश्चन नंबर 22, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहां कह रहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो वही लाभ अथवा जो भी हानि आपको होती है उसको प्रतिशत में कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों देखो डायरेक्ट अपन यहां से कर लेते हैं कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य, 20 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 20 वस्तु है और एक वस्तु का क्रय मूल्य में क्या मान रहा हूं सीपी, किसके बराबर है 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो बराबर हो गया 25 गुना एसपी। ठीक है, तो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया। अब वैसे ही आप एसपी को सीपी के नीचे ले जाइए, तो सीपी बड़ा एसपी, तो बराबर में 25 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा, क्योंकि ये 20 इसके नीचे आ जाएगा और एसपी इसके नीचे आ जाएगा। अब यहां से भी आप कैलकुलेट करेंगे तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये 5 हो गया और ये कितना हो गया 4। तो दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ रहा है 5 और विक्रय मूल्य कितना आ रहा है 4। अगर किसी वस्तु को 5 रुपए में आप खरीद रहे हो और 4 रुपए में बेचेंगे, तो यहां जो हानि होने वाली है वो कितने रुपए की होगी, 1 रुपए की। तो यहां से अगर आप हानि प्रतिशत आप निकालना चाहेंगे तो 1 रुपए की हानि हुई है कितने रुपए पर, 5 रुपए पर, और गुना कितना हो गया 100। तो यहां से आप कैलकुलेट करके कितना बताएंगे कि 20% को आपको क्या मिलेगी, हानि मिलेगी। ठीक है, तो बिल्कुल दोनों ही क्वेश्चन सेम थे और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करनी है। दोस्तों यहां पर दो प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। एक आपको यहां से बोल रहा है कि 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, और कभी आपसे यह पूछ सकता है कि 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, जिस वे में अपन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे उस वे को आप समझने की कोशिश करें। यहां कह रहा है कि 72 वस्तुएं बेच रहा है, तो यहां पर बेचा कितनी 72 वस्तुएं। ठीक है, अब इसको हानि हुई है, वो हानि किसके बराबर हुई है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो दोस्तों यहां पर अज्यूम करते हैं कि मैं मान लेता हूं कि एक वस्तु को आप 1 रुपए में बेचते हैं। यहां पर मैं क्या मान रहा हूं कि एक वस्तु का
विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रुपए मान रहा हूं दोस्तों, 1 रुपए, क्योंकि यहां जो हानि हो रही है वो कौन से मूल्य के बराबर हो रही है, विक्रय मूल्य के बराबर। तो आप विक्रय मूल्य को अगर 1 रुपए मानेंगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए हुआ। अब आपको हानि हुई कितनी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, 9। तो आप अगर हानि कैलकुलेट करेंगे तो लॉस बराबर आप क्या लिखोगे कि एक वस्तु को 1 में बेचा तो 9 वस्तु को कितने में बेचा दोस्तों, 9 रुपए में। तो आपकी यहां पर हानि कितनी बनी, 9। अब आपने टोटल कितनी बेची, तो आपने बताया कि सर मैंने तो 72 बेची। अगर 72 वस्तुएं बेच रहे हैं और एक वस्तु को 1 रुपए में बेचा जा रहा है तो 72 वस्तुओं को कितने में बेचा दोस्तों, 72 रुपए में। तो यहां से आपका क्या निकल के आ रहा है कि वस्तु को 72 रुपए में बेचा और 9 की हानि ली, 9 रुपए की हानि और 72 में बेचा। तो क्रय मूल्य यहां कैलकुलेट करेंगे तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य होगा 81 रुपए। ठीक है, क्योंकि 72 में बेचने पे 9 की हानि मिली तभी तो आप 81 रुपए में खरीदे। अब आपको हानि प्रतिशत चाहिए तो हानि आपको मिल रही है 9 और क्रय मूल्य कितना बन गया 81। प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे दोस्तों, 100 से। 9 से आप डिवाइड करिए 9 और फिर 9 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 11 बार चला जाएगा, एक शेषफल और भाग किसका, 9 का। तो यहां पर जो आपको हानि प्रतिशत होने वाली है वो होगी 11 से ही 1/9%। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया है। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कि 132 वस्तु को बेचने पर एक आदमी को 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ ज्ञात करें। तो यहां भी देखिए दोस्तों 11 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर बात हो रहा है, कौन, लाभ। तो यहां अगर लाभ निकालना चाहेंगे तो मैं यहां पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए मानूंगा तो 11 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, 11 रुपए। तो आप कहेंगे कि सर 11 रुपए का तो इस पर क्या हो गया, लाभ। फिर आपने बेची कितनी, 132 वस्तुएं। अब 132 वस्तुएं बेची है तो यहां पर विक्रय मूल्य कितना निकल के आएगा दोस्तों, 132 रुपए, क्योंकि एक वस्तु को आपने 1 में बेची है तो 132 को 132 रुपए में। अब 11 रुपए तो लाभ मिलता है और 132 में बेचा तो खरीदा कितने में दोस्तों, तो आप कहेंगे कि सर 121 रुपए में खरीदा। ठीक है, अब आपको लाभ प्रतिशत चाहिए तो लाभ प्रतिशत के लिए आप क्या कहेंगे, 11 रुपए का लाभ मिला है कौन से मूल्य पर, क्रय मूल्य पे, और क्रय मूल्य कितना है 121 रुपए। और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे दोस्तों, 100 से। तो 11 से आप डिवाइड कर दिए 11 और यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो 9 से ही 1/11%। तो यहां पर जो लाभ आपको मिलेगा वो 9 से ही 1/11% होगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया है। अब अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्वेश्चन नंबर 25 में थोड़ा सा लॉजिक मैंने इसमें डाला है, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल कंसेप्ट से आप इसको समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो एक क्वेश्चन तो आपको ये दे रखा है, फिर क्या कह रहा है कि तथा 10 वस्तुओं का बट्टा 5 वस्तुओं के लाभ के बराबर है। तो आपको बताना है कि जो लाभ प्रतिशत और जो बट्टा प्रतिशत है उनके बीच का अंतर क्या होगा। देखिए दोस्तों यहां पर मैंने 2 क्वेश्चन मिक्स करके आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो बिल्कुल बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। पहले तो अपन बात कर लेते हैं पहले लाइन की कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां से अपन क्या करेंगे कि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य तो ये हो गया, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ये हो गया। आप CP बटा SP निकालेंगे तो यहां से कितना आएगा 9/12। या आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको थोड़ा और छोटा करेंगे तो 3 और ये कितना हो जाएगा 4, तो यहां से 3/4 आ गया। तो दोस्तों देखिए कि क्रय मूल्य के बारे में बात करें तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ये आपका आ रहा है 3 रुपए तो क्रय मूल्य है, 4 रुपए क्या है विक्रय मूल्य। यहां से लाभ प्रतिशत आप निकाल सकते हैं। तो लाभ प्रतिशत यदि आप यहां से निकालते हैं तो देखो कितने का लाभ हुआ, 1 का, और किस पे 3 पे, और गुणा कितना हो गया 100।
तो लाभ प्रतिशत होगा 33 सही 1/3%। ठीक है, अब क्वेश्चन की दूसरी लैंग्वेज को अपन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वस्तुओं का बट्टा 5 वस्तुओं के लाभ के बराबर है। अब 10 वस्तुओं पर दिया गया बट्टा, तो 10 वस्तुओं का डिस्काउंट डी ले लेता हूं मैं, वो 5 वस्तुओं के किसके बराबर है? लाभ के बराबर है, 5 वस्तुओं के प्रॉफिट के बराबर है। तो देखो पहली क्वेश्चन की लाइन तो ये थी, दूसरी क्वेश्चन की लाइन आपकी ये आ गई। अब यहां पर डिस्काउंट और प्रॉफिट मतलब बट्टा और लाभ के बीच रिलेशन दे रखा है, तो अपन डी के नीचे क्या लेके आते हैं? पी, और बराबर में 5 और बट्टा कितना? 10। अब इसको थोड़ा सा और मिनिमाइज कर दीजिए, तो 1 और 2, तो यहां पर ये बनेगा 1/2। अब इस रिलेशन से दोस्तों क्या निकल के आता है कि आपने डिस्काउंट कितने रुपए का दिया? 1 रुपए का, और यहां प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है? 2 रुपए का। अब देखिए, यदि अपने को बट्टा प्रतिशत और लाभ प्रतिशत चाहिए, तो लाभ प्रतिशत तो आप कैलकुलेट कर चुके हैं, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बट्टा प्रतिशत चाहिए, तो बट्टा प्रतिशत कैसे निकलता है दोस्तों? कि आप बट्टा प्रतिशत रिलेशन होता है विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच। विक्रय मूल्य अपने पास गिवन है कितना? 4। अब अपने को क्या बनाना है? अंकित मूल्य। तो यहां पर देखिए सीपी और एसपी का 3:4 है, और यहां पर लाभ कितना बता रहा है? यहां पर लाभ कितना बता रहा है? 1। अब यहां पर देखें तो डिस्काउंट 1 आ रहा है, प्रॉफिट कितना आ रहा है? 2। तो लाभ तो 1 होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस प्रॉफिट की बात करें तो इस प्रॉफिट के अनुसार डिस्काउंट कितना है? 1 है। मतलब जब 2 प्रॉफिट होगा, जब 2 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो डिस्काउंट कितने रुपए का मिलेगा? 1 रुपए का। लेकिन यहां प्रॉफिट कितने रुपए का है? 1 का। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1/2 का मतलब डिस्काउंट कितने रुपए हो जाएगा? 0.5। तो अपने को यहां पर इनके बीच रिलेशन बनाना है, क्योंकि प्रतिशत लाभ तो यहां निकल के आएगा, प्रतिशत बट्टा यहां निकल के आएगा। लेकिन इन दोनों को मिसमैच करेंगे तो अपने को क्या करना पड़ेगा? किसी एक के बराबर अपने को डिस्काउंट बनाना पड़ेगा। तो मैंने यही किया है कि यहां डिस्काउंट 1 रुपए है और यहां प्रॉफिट 2 रुपए है, तो लाभ 2 रुपए है। जब लाभ 2 रुपए होगा तो डिस्काउंट आपको 1 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन यहां बेसिकली लाभ कितने रुपए का हो रहा है? 1 का। तो 2 बराबर 1 डिस्काउंट है, तो 1 प्रॉफिट बराबर 1 लाभ बराबर डिस्काउंट कितना निकल के आएगा? 0.5। तो इसका मतलब जब अगर लाभ आपको 1 रुपए ही होगा तो आपको डिस्काउंट 0.5 रुपए का मिलेगा। तो यहां पर लाभ 1 रुपए का है, तो विक्रय मूल्य में यदि डिस्काउंट जोड़ देते हैं 0.5, तो यहां से आपका अंकित मूल्य कितना बन के आएगा? 4.5। अब देखिए यहां इनके बीच तो अपन ने रिलेशन निकाल लिया है 33 से 1/3%। अब अपने को डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 4.5 रुपए है और विक्रय मूल्य 4 है, तो कितने का डिस्काउंट दिया? 0.5 का। और ये 0.5 किस पर लगेगा? 4.5 पे। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, प्रतिशत बट्टा हमेशा ही अंकित मूल्य पे निकलता है। तो 0.5 बटे 4.5, और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे दोस्तों? 100 से। आप यहां से दशमलव से दशमलव तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, आप यहां से कैंसिल आउट कर दीजिए 9, और 9 का गुणा कैंसिल आउट करेंगे तो कितना मिलेगा? 11 से ही 1/9%। तो डिस्काउंट आपको मिला है 11 से ही 1/9%। अब इन दोनों के बीच का अंतर चाहिए, तो अंतर के लिए आप क्या करोगे कि यहां देखिए प्रॉफिट 33 से ही 1/3% हो जाएगा, और माइनस 11 से ही 1/9% डिस्काउंट हो जाएगा, और इन्हीं का ही अंतर अपने को ज्ञात करना है। तो फटाफट बताइए कि 33 से 1/3% माइनस 11 से 1/9% का अंतर कितना होगा दोस्तों? जल्दी से बताइए। अरे सिंपल सी बात है, 33 में से 11 घटा दो, कितना बचेगा? 22, और यहाँ 1/3 है, यहाँ 1/9 है, तो यहां से कितना हो जाएगा? 22 सही 1/3 में से 1/9 घटा दीजिए जल्दी से, कितना रह जाएगा? अरे 2/9। तो यहां से अपना फाइनल आंसर कितना आएगा? 22 सही 2/9%। तो उम्मीद है दोस्तों
कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। अगर फिर भी इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो ऐसा ही क्वेश्चन मैं आगे वाला भी करवाऊंगा, उसमें भी अपन इस चीज को, इसी कंसेप्ट को दोबारा से समझेंगे। ठीक है, तो आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 8 वस्तुओं का बट्टा 6 वस्तुओं के लाभ के बराबर है। तो यहां भी आपको लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत में अंतर चाहिए। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल उसी तरीके से अपन समझेंगे और यहां बोर्ड पे बने रहिए आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इस दोनों लैंग्वेज को अपन समझते हैं कि यहां ये कह रहा है कि 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 25 गुणा CP बराबर 20 गुणा SP। ये अपन पिछले क्वेश्चन में भी करते आ रहे हैं। ठीक है, SP को आप नीचे ले जाओ तो CP बटा SP बराबर 20 बटा कितना हो जाएगा 25। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 5, तो यहां से निकल के कितना आएगा 4/5। ये क्वेश्चन की पहली लाइन हुई। क्वेश्चन की दूसरी लाइन क्या कह रही है कि जबकि 8 वस्तुओं पर बट्टा 6 वस्तुओं के लाभ के बराबर है। 8 वस्तुओं का बट्टा मतलब 8 वस्तु पर जो डिस्काउंट दिया गया है वो किसके बराबर है, 6 वस्तुओं के प्रॉफिट अथवा लाभ के बराबर है। तो यहां भी आप चेक कर लीजिए, डी के नीचे P ले जाइए और 6 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 8। तो आप कैंसिल आउट करेंगे तो यहां तो कितना निकल के आएगा 3 और यहां कितना 4। तो D बटा P बराबर हो जाएगा 3/4। ये दोनों लाइन आपने अच्छे से सोल्व कर ली है। अब यहां से देखिए कि क्रय मूल्य आपका कितना आ रहा है 4 और विक्रय मूल्य कितना आ रहा है 5। ठीक है, और यहां पे डिस्काउंट कितना आ रहा है 3 और प्रॉफिट कितना आ रहा है 4। अब देखिए आपको चाहिए क्या, आपको लाभ प्रतिशत चाहिए और बट्टा प्रतिशत चाहिए। लाभ प्रतिशत तो आप यहां से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लाभ प्रतिशत निकालना चाहे तो P प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य 4 है, विक्रय मूल्य 5 है, तो लाभ कितने का हुआ 1 का, और किस पे क्रय मूल्य पे, और गुणा कितना हो गया 100। तो यहां से आपकी वैल्यू कितनी बनेगी 25%। कितनी बनेगी दोस्तों 25%। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार 25 बार, तो 25% आपका यहां पर प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन अब डिस्काउंट मतलब बट्टा प्रतिशत चाहिए, तो बट्टा प्रतिशत के लिए क्या चाहिए दोस्तों कि यहां देखो आपको क्रय मूल्य मिल चुका है, विक्रय मूल्य मिल चुका है। अगर आप अंकित मूल्य और निकाल लें तो विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच आप प्रतिशत बट्टा निकाल सकते हैं। आपने अभी अभी निकाला कि क्रय मूल्य कितना था 4 और विक्रय मूल्य कितना है 5, तो आपने यहां से लिखा क्रय मूल्य 4 है, विक्रय मूल्य 5 है, और इनके बीच लाभ कितना है 1, और इस 1 के अनुसार आपको बट्टा निकालना है। तो यहां पर देखिए डिस्काउंट कितना है 3 और प्रॉफिट कितना है 4। मतलब ये कह रहा है कि जब 4 लाभ हो तब डिस्काउंट कितना है 3 है। जब 4 रुपए का लाभ हो तो आप 3 रुपए का बट्टा देंगे, लेकिन यहां लाभ कितने रुपए का है 1 का, तो 1 के अनुसार वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 4 बराबर 3, तो 1 बराबर कितना हो गया 3/4, जिसको अपन 0.75 बोलते हैं। तो अगर प्रॉफिट आपका 1 रुपए बनेगा तो बट्टा आपको 0.75 ही देना पड़ेगा। तो यहां पर प्रॉफिट 1 है तो यहां पर आप बट्टा दे दीजिए। अगर आप बट्टा देंगे कितना 0.75 का, तो यहां से क्या बनेगा आपका प्रतिशत अंकित मूल्य 5.75 रुपए। अब विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का रिलेशन ही बट्टा होता है, तो आप डिस्काउंट प्रतिशत या बट्टा प्रतिशत निकालना चाहेंगे तो आप कह रहे हो कि सर 0.75 का डिस्काउंट है। चलो फिर कौन से मूल्य पे निकलेगा ये अंकित मूल्य पे, और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से। अब यहां से आप दशमलव को तो हटा ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दीजिए। आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आप 25 से डिवाइड कर दो इसको, 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 5 20 23 हो जाएगा। ठीक है, और 25 को यहां डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3। अब ये हो गया अपने पास 300/23। अब 300/23 को थोड़ा सा सोल्व कर दीजिए तो ये एक बार चला जाएगा 7 70
फिर 3 बार चला जाएगा 69 और 1 शेषफल और भाग किसका 3 का। तो आपने यहाँ बट्टा प्रतिशत कितने का दिया 13 से ही 1/23%। लाभ प्रतिशत का अंतर, लाभ प्रतिशत आपने कितना निकाला 25% और बट्टा प्रतिशत कितना निकाला 13 से 1/3, दोनों का अंतर ही तो करना है। तो 25% माइनस 13 से ही 1/23%। तो दोस्तों कितना आंसर आएगा फटाफट बताइए। 25 में से यदि 13 से 1/23% आप निकालेंगे तो आपका कितना आंसर बन के आएगा। तो देखिए आप एक काम करिए, 25 माइनस 13 कितना बच गया 12। अब 12 में से क्या निकलेगा 1/23। अब 12 में से 1 अलग करके रखेंगे तो 1 तो हो जाएगा 11, ठीक है। और फिर आपका कितना बच जाएगा 1 निकलेगा 23 में से तो 22 बचेगा और बटा कितना हो गया 23। तो यहां से आपका आंसर कितना निकल के आएगा 11 से ही 22/23%। अब ये कैलकुलेशन तो दोस्तों आराम से आप कर सकते हैं कि कैसे अपन 25 में से 13 से 1/23 निकालेंगे। तो अपना आंसर यहां निकल के आएगा 11 से ही 22/23%। तो ये दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल एक जैसे थे और अब उम्मीद है कि दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है। अब थोड़े से लेवल का क्वेश्चन था, तो अगर एक बार भी नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को वापस रिपीट करके देखिएगा दोस्तों, पक्का समझ में आने वाला है। अब इससे आगे अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार कुछ पेन 8 रुपए में 9 के भाव से खरीदता है और 9 रुपए में 8 के भाव से बेच देता है, तो उस दुकानदार को लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो और हानि होती है तो हानि प्रतिशत। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए इसको मैं 2 तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ज्यादातर लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, मैं दोनों के कंसेप्ट से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने एक बात कही थी कि किसी भी क्वेश्चन में रुपए और वस्तु आती है तो उसको लिखने का तरीका होता है दोस्तों रुपए बटा वस्तु। और रुपए बटा वस्तु क्या होता है, हमेशा एक वस्तु का मूल्य होता है, एक वस्तु का मूल्य। अगर ये मूल्य क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य माना जाएगा, विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य माना जाएगा। तो इसने कहा कि 8 रुपए में 9 के भाव से खरीदता है, तो खरीदता है तो कौन सा मूल्य दोस्तों क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कैसे 8 रुपए में 9 के भाव से, ठीक है। फिर वो बेचना चाहता है तो बेचेगा कैसे 9 रुपए में 8 के भाव से, तो 9 रुपए में 8 के भाव से। ये विक्रय मूल्य हुआ, ये क्रय मूल्य हुआ। देखो रुपए और वस्तु है, रुपए और वस्तु है तो उसको लिखने का तरीका कितना होगा 8/9 और यहां पर 9/8। ये एक वस्तु का क्रय मूल्य है 8/9 और एक वस्तु का विक्रय मूल्य है 9/8। लेकिन हमेशा अपन एक बात ध्यान में रखते हैं कि अपनी जितनी कैलकुलेशन दशमलव में या भिन्न में होती है उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करने की अपन कोशिश करते हैं। तो क्यों ना अपन क्या करें, इस मूल्य को थोड़ा सा संख्याओं में बदले। संख्याओं में बदलने के लिए अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर जो बटे में जो राशि होती है इन दोनों का लघुत्तम लेते हैं और उस लघुत्तम को यहां गुणा कर देते हैं दोनों से। तो 8 और 9 का लघुत्तम कितना होगा दोस्तों 72 और यहां भी कितना होगा 72, ठीक है। अब जैसे मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो यहां 8 बार कट जाएगा और यहां पर कितना रुपए का क्रय मूल्य आएगा 64 रुपए, और 8 से ये डिवाइड होगा 9 और ये कितना रुपए का विक्रय मूल्य बनेगा 81 रुपए, ठीक है। अब एक चीज और समझने वाली बात है दोस्तों कि यहां जो मैंने लघुत्तम लिया, यहां जो मैंने लघुत्तम लिया है और जिसको मैंने गुणा किया है वास्तव में वो चीज है क्या, तो उसके लिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो अपन लघुत्तम लेते हैं और लघुत्तम लेने के बाद इसको गुणा में लिखते हैं वो होती है वस्तुओं की संख्या, वस्तुओं की संख्या। ये जो लाभ और हानि प्रतिशत में निकाल रहा हूं इसमें वो 72 जो है वो यहां पर क्या है वस्तुओं की संख्या, मतलब 72 वस्तुओं पर मैं लाभ अथवा हानि प्रतिशत निकाल रहा हूं। और प्रतिशत चाहे एक वस्तु पर निकले, चाहे 72 पर निकले, चाहे 90 पर निकले, बात एक ही होती है। बस इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा छोटा करने के लिए मैंने 72 को किस में रखा है गुणा में। तो क्रय मूल्य कितना बना दोस्तों 64 और विक्रय मूल्य कितना बना 81। अगर यहां से लाभ की बात करें तो लाभ कितने रुपए मिल रहा है,
आप 64 से 81 का अंतर देखिए, आपको मिलेगा कितने रुपए दोस्तों, 17 रुपए। ठीक है, अब 17 रुपए का लाभ किस पे हुआ है, 64 रुपए पे। तो 17 रुपए का लाभ हुआ है 64 रुपए पे। प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से। अब ये कैंसिल आउट तो हो रहा है, देखो आप 4 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, और यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 25। और 17 गुणा 25 कितना होता है, 17 गुणा 2 34, 340, और 85 कितना होता है, 425, और बटे कितना हो गया, 16। अब 16 2 32 हो जाएगा कितना, 10 105, और 16 6 96, और कितना बच जाएगा, 5 और 4 9 बटे 16। तो यहाँ जो लाभ प्रतिशत मिलेगा दोस्तों वो होगा 16 से ही 9 बटे 16%। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। अब देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से भी अपन समझते हैं। ठीक है, चलो इसी को मैं मिटा के दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करवाता हूं, वो भी इजी है, लेकिन ये जो तरीका मैंने बताया है इसका एक रीजन है जो आगे वाले अपन क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बात करते हैं। देखो 8 रुपए में 9 के भाव से खरीदा, तो रुपए और वस्तु। ठीक है, ये रुपए है और ये वस्तु है, और बेचा कैसे, 9 रुपए में 8 वस्तुओं के हिसाब से, तो ये रुपए और ये वस्तु। तो ध्यान रखना, रुपए के नीचे रुपए और वस्तु के नीचे वस्तु, ये खरीदा गया मूल्य और ये बेचा गया मूल्य। आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 गुना 8 कितना हो जाएगा, 64, और 9 गुना 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 81। ठीक है, अब देखिए ये 8 कौन सा मूल्य है, क्रय मूल्य, तो ये इस वस्तु से गुणा हुआ तो ये कौन सा मूल्य बनेगा दोस्तों, क्रय मूल्य। और ये 9 कौन सा मूल्य है, विक्रय मूल्य। तो यहां से अगर 9 से गुणा होगा तो ये कौन सा मूल्य बनेगा, विक्रय मूल्य। तो खरीदा कितने में, 64 में, बेचा कितने में, 81 में, तो लाभ कितने का हुआ दोस्तों, 17 का, और किस पर, 64 पर, और गुणा कितना हो गया, 100। तो यहां से वही सेम आंसर आपका निकल के आने वाला है, कितना कितना आएगा दोस्तों, 26 से ही 9 बटे 16%। ये आपका क्या रहेगा, लाभ। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया है। अब ऐसे ही अगले क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 है कि एक आदमी ने कुछ टॉफी 1 रुपए में 3 के हिसाब से खरीदा तथा उतनी ही टॉफियां 1 रुपए में 4 के हिसाब से खरीदा। अब संपूर्ण भंडार को 1 रुपए में 2 के हिसाब से बेच दिया, तो उस व्यक्ति को प्राप्त होने वाला लाभ अथवा हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए दोस्तों, यहां इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग की है। पिछली बार वो एक टाइप की वस्तु खरीदता था और उसी को बेचता था, इस बार इसने 2 टाइप की वस्तुएं खरीदी, एक तो 1 रुपए में 3 के हिसाब से और दूसरी 1 रुपए में 4 के हिसाब से। तो यहां पर अगर अपन क्रॉस वाला वैल्यू लगाएंगे या क्रॉस वाला तरीका लगाएंगे तो वो थोड़ा सा फेल होता हुआ नजर आएगा। तो अपन इसको रुपए और वस्तु से ही सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए, इसने कहा कि 1 रुपए में 3 के हिसाब से खरीदा, फिर 1 रुपए में 4 के हिसाब से खरीदा। ये 2 वस्तुएं तो उसने खरीदी, और जब बेचने की बारी आई तो उसने 1 रुपए में किस हिसाब से बेच दिया, 2 के हिसाब से। बिल्कुल क्वेश्चन यही कह रहा है। अब आपको बताना है कि लाभ हुआ या हानि। तो रुपए और वस्तु, तो लिखने का तरीका 1/3, यहां पर लिखने का तरीका 1/4, यहां पर लिखने का तरीका 1/2। ठीक है, अब देखो अपन इनका लघुत्तम लेते हैं। कोशिश कीजिएगा कि जो लघुत्तम ले उसको ये भी वैल्यू काट रही हो, ताकि अपना कैलकुलेशन इजी बना रहे। ठीक है, तो 3 और 4 का लघुत्तम कितना हो गया, 12। तो मैंने यहां 12 से गुणा कर दिया, यहां 12 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब यहां भी मैं गुणा करूंगा, लेकिन यहां दोस्तों ध्यान रखना कि मैंने ये क्या बताया था, वस्तुओं की संख्या। तो 12 वस्तुएं तो आपने ये खरीदी और 12 ही वस्तु आपने ये खरीदी, तो आपने खरीदी कितनी, 24। जब बेचने की बारी आई तो आपने संपूर्ण भंडार को बेचा है,
तो बेचेंगे कितनी, तो 12 और 12 24। तो आप यहां पर गुणा क्या लिखेंगे, 24। यहां आप गलती मत कीजिएगा दोस्तों कि कभी 12 आप गुणा में लिख दो, नहीं, 12 आपने ये खरीदी, 12 आपने ये खरीदी, दोनों को मिक्स किया, तो दोनों मिक्स करने के बाद वस्तुएं कितनी हो गई, 24 हो गई। तो यहां 3 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों 4 और 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। 4 और 3 कितना हो गया, इसने दोस्तों 7 रुपए में वस्तुओं को खरीदा, और यहां 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 12। तो 12 रुपए में इसने क्या किया, बेचा। तो आप बता दीजिए लाभ हुआ कि हानि, तो सीधी सी बात है लाभ हुआ। और लाभ कितने रुपए का हुआ, 5 रुपए का। अब 5 रुपए का लाभ किस पर निकालेंगे, क्रय मूल्य पे, और क्रय मूल्य कितना है अपना 7, और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा कर दिया दोस्तों, 100 से। तो यहां से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500/7 लिखोगे, तो 7 का भाग दीजिए इसमें, 49, फिर 1, फिर 3 और बटे कितना हो गया, 7। तो यहां से आपका आंसर निकल के आएगा 71 सही 3/7%। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। अब इससे जस्ट आगे वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है दोस्तों, और आपको ये चीजें समझ में ही आ रही है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। एक आदमी ने कुछ अनार 10 रुपए में 9 के भाव तथा उतने ही अनार 10 रुपए में 11 के भाव से खरीदा, और संपूर्ण भंडार को 50 पैसे प्रति अनार के भाव से बेच दिया, तो दुकानदार को प्राप्त लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो बिल्कुल वैसे ही अपन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। इसने क्या कहा कि 10 रुपए में किस भाव से, 9 के भाव से, और 10 रुपए में किस भाव से, 11 के भाव से। तो 10 रुपए में 9 के भाव से, 10 रुपए में 11 के भाव से, ये तो वस्तु आपने क्या की, खरीदी। अब जब बेचने की बारी आई तो प्रति वस्तु को किस हिसाब से बेच रहा है, 50 पैसे प्रति अनार, एक अनार का 50 पैसे, मतलब अगर 50 पैसे को रुपए में बनाए तो 1/2 रुपए, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं 50 पैसे का मतलब हो गया कि 1 रुपए में कितने अनार, 2 अनार। तो आप यहां ये कह सकते हैं कि 1 रुपए में 2 के भाव से इसने बेचा। तो यहां 10 बटा कितना हो गया, 9, और यहां रुपए बटा वस्तु से कितना हो गया, 10/11, और यहां पर आप बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। अब देखो इन दोनों का लघुत्तम लेते हैं, 9 का और किसका, 11 का, तो कितना आ जाएगा, 99। तो 99 अनार तो ये हो गए, 99 अनार ही ये हो गए। तो 99 और 99 कितना हो गया दोस्तों, 198। तो इसने बेचा कितना, 198 में, 198 वस्तु अनार इसने बेचा। अब यहां से कैलकुलेट करिए, 11 गुना 10 कितना होता है, 110 रुपए। तो सॉरी 110 रुपए तो यहां लग गए, ठीक है। और अब इसकी बात करें, 11 से आप डिवाइड करिए कितना, 9, तो 90 रुपए आपके ये लग गए। तो टोटल कितना क्रय मूल्य हुआ दोस्तों, 200 रुपए। अब 198 आपने बेचा है ना, क्योंकि 99 हो और ये 99, ये दोनों को मिला के 198 हो गया। अब यहाँ 2 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 99 रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो 99 रुपए में आपने उसको बेचा, कितने रुपए की वस्तु को, 200 रुपए की वस्तु, 200 रुपए की वस्तु को 99 में बेचा। तो आपको हानि हुई है, वो हानि कितने रुपए की हुई है दोस्तों, हानि आपको हुई है कितनी, 101 रुपए की। और यह हानि किस पर हुई है, 200 रुपए पर। तो क्रय मूल्य 200 रुपए गुणा कितना हो गया, 100। आप यहां से कैंसिल करिए और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50.5। तो यहां आपको जो हानि प्रतिशत होगी वो 50.5% होगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। अब इससे अपन आगे वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपए में 5 की दर से तथा समान संतरे 4 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे। उसने सभी संतरे 9 संतरे 2 रुपए की दर से बेचे दिए, और इन सब में उसका 30 रुपए का घाटा हुआ। संतरों की संख्या ज्ञात करिए। थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज है, इसको आप समझिए। कुछ संतरे 1 रुपए में 5 की दर से, और समान संतरे मतलब उतने ही संतरे
1 रुपए में किस दर से, 4 की दर से। इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। और जब उसने बेचने की बारी आई तो 2 रुपए में कितने, 9 संतरे बेच दिए, और इन सब में 30 रुपए का गाठा हुआ। तो संतरों की संख्या आपको ज्ञात करनी है दोस्तों, थोड़ा सा चेंज है, कोई नहीं। यहां समझिए आप कि 1 रुपए में 5 के हिसाब से, ठीक है, और उतने ही 1 रुपए में 4 के हिसाब से। अब बेचा कैसे, 2 रुपए में 9 के हिसाब से। इसने तो ये खरीदा, इसने ये बेचा। अब इसने कहा है कि उसको कितने रुपए का गाठा हुआ, 30 रुपए का गाठा हुआ। चलो ठीक है, फिलहाल रुपए और वस्तु से वैल्यू निकालते हैं। तो 1/5 और 1/4, और ये कितने हो जाएगी दोस्तों, 2/9। यहां से आप लघुत्तम निकालिए तो ये कितना हो जाएगा, 20, और ये भी कितना हो गया, 20, ठीक है। और यहां 20 और 20 कितना हो रहा है, 40। 5 से डिवाइड करेंगे तो 4, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 5। यहाँ 4 रुपए बने, यहाँ 5 रुपए बने, और यहाँ डिवाइड नहीं होगा तो आप इसको 80/90 रुपए बना सकते हैं। थोड़ी वैल्यू आप बढ़ा के भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बार इसी से अपन काम चलाते हैं। अब देखिए, इसने वास्तव में क्रय मूल्य इसका कितना रुपए आया, 9 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना आया, 80/9। विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 80/9। तो इसने गाठे की बात की है, तो इसका मतलब ये 9 रुपए बड़े हैं किससे, 80/9 से, तभी तो गाठा हुआ। क्योंकि 9 रुपए में खरीदा और 80/9 में बेचा, तो गाठा कितने रुपए का बता रहा है, 30 रुपए का। तो अपन गाठा चेक करते हैं वास्तव में कि गाठा कितने का हुआ है। तो आप यहाँ 9 - 80/9 करेंगे तो आप 81 - 80, 1/9 रुपए का क्या हो गया है, गाठा। 1/9 रुपए का गाठा हुआ। कब, जब क्वेश्चन कितना बता रहा है, 30 का। तो अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन की अपन बात करें तो क्वेश्चन बता रहा है कि भाई साहब 30 रुपए का गाठा हो गया है, चलो ठीक है, और आप बता रहे हो 1/9 का गाठा हो गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि संतरों की संख्या कितनी है। तो देखिए, संतरों की संख्या की बात करें तो 20 ये खरीदा था और 20 ये खरीदा था, तो कितने खरीदा था, 40। तो जो ज्ञात करना होता है अपन वो किसको कहां रख देते हैं, गुणा के अंदर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30 रुपए गाठा हुआ, अपने हिसाब से 1/9 का गाठा हुआ, और अपने को 40 संतरों की संख्या चाहिए। तो आप यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो 9 कहां चला जाएगा, ऊपर, 9 ऊपर चला जाएगा। तो देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं इसको कि 9 ऊपर चला जाएगा तो 30 से गुणा होगा तो कितना होगा, 9 30 27, और गुणा कितना, 40। आप इनको कैलकुलेट करिए, 2 0 तो हो गया 28, और 8 2 10, तो कितना हो जाएगा, 10,800 रुपए, सॉरी 10,800 आपके संतरे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई है दोस्तों। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का क्वेश्चन कि एक दुकानदार एक रेडियो को 420 रुपए में बेचता है, उसे लागत मूल्य के 1/7 हानि होती है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये आपको क्या कह रहा है कि 420 रुपए में बेचता है और लागत मूल्य के 1/7 के बराबर क्या हो रही है, हानि। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे कि 1/7 के बराबर हानि हो रही है, वो कौन से मूल्य के लिए, लागत मूल्य के लिए। तो लागत मूल्य कौन सा मूल्य होता है दोस्तों, क्रय मूल्य। तो यहाँ 7 रुपए आपका क्रय मूल्य हो गया और 1 पर क्या हो गई, हानि। तो यहां से विक्रय मूल्य आपका कितना होगा, तो 7 रुपए में खरीदा और 1 रुपए की हानि हुई, तो विक्रय मूल्य यहाँ कितना रुपए आएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य यहाँ पर आएगा आपका 6 रुपए। विक्रय मूल्य कितने रुपए आएगा दोस्तों, 6 रुपए, ठीक है। तो क्वेश्चन तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य कितना है, 420। तो 420 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग कितना है, 6 रुपए, और आपको यहां से लागत मूल्य चाहिए तो गुणा कितना हो जाएगा, 7। तो आप डिवाइड कर दीजिए यहां से 7 × 70, और ये कितना हो जाएगा, 490 रुपए। तो यहां से आंसर आपका कितना होगा दोस्तों, 490 रुपए। चलिए अगले क्वेश्चन पे और बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य का 3 गुना है। यदि पहले वस्तु को बेचने पर 9% की हानि तथा दूसरी वस्तु पर 31% का लाभ हो, तो कुल मिलाकर पूरे लेन देन में 28 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं।
तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों पहली लाइन को आप समझिए कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य से कितना है, 3 गुना ज्यादा है। तो देखिए मैं यहां पर क्रय मूल्य मान लेता हूं और ये आपका क्या है, विक्रय मूल्य। ये पहली वस्तु मान लेता हूं और ये कौन सी वस्तु है, दूसरी वस्तु। तो पहली वस्तु 3 गुना है दूसरी वस्तु से, तो दूसरी वस्तु का अगर मैं क्रय मूल्य 100 रुपए मान लूं तो पहली वस्तु का कितना होगा दोस्तों, तो पहली वस्तु का होगा 300 रुपए, क्योंकि दूसरी पहली वस्तु किससे गुनी है, दूसरी से गुनी है, कितनी, 3 गुनी, तो 100 से 300 हो गया। अब ये कहा कि यदि पहले वस्तु को बेचने पे 9% की हानि, 9% मतलब 100 रुपए पे 9 रुपए की हानि, तो यहां तो 300 रुपए है, तो कितने की हानि होगी, 9 गुना 3 27, 27 रुपए की अगर हानि होती है तो दोस्तों आप कितने में बेचोगे इसको, 273 रुपए में। ठीक है, अब कह रहा है दूसरी वस्तु पर 31% का लाभ, तो दूसरी वस्तु 100 रुपए की है, इस पर 31% का लाभ होगा तो कितने में बेचेगा दोस्तों, 131 रुपए में। अब कुल मिलाकर पूरे लेन देन की बात कर रहा है, पूरे लेन देन में आप क्या करोगे कि पहली वस्तु का 300 रुपए, दूसरी वस्तु का 100 रुपए, तो टोटल क्रय मूल्य कितना बना, 400। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 273 और दूसरी का 131, तो टोटल विक्रय मूल्य दोस्तों कितना बना, 4 10 3 और 1 4, 404 रुपए। तो पूरे लेन देन की अगर बात करें तो वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपए बनता है और विक्रय मूल्य 404 रुपए, तो कितने रुपए लाभ के मिल रहे हैं, 4 रुपए। और यहां पूरे लेन देन में कितना बता रहा है, 28 रुपए ज्यादा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 28 और अपने अकॉर्डिंग कितना है, 4 है। और आपको यहां बताना है कि वस्तु का क्रय मूल्य, तो सीधी सी बात है पूरे लेन देन का क्रय मूल्य ही पूछा है, तो आप यहां गुना में कितना कर देंगे, 400। तो यहां से आप डिवाइड करिए, 4 गुना 4 7 गुना 400 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2800 रुपए। तो आपका फाइनल आंसर निकल के आने वाला है 2800 रुपए। और उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई है। चलिए ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ए किसी साड़ी को 20% हानि पर बी उसी साड़ी को 30% लाभ पर सी को एवं सी उसी साड़ी को 10% हानि पर डी को बेच देता है। यदि डी ने उस साड़ी के 1123.2 रुपए चुकाए हो तो ए ने कितने रुपए में साड़ी खरीदी होगी। तो इसको भी आप आसानी से बात सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। देखिए अपने पास कितने व्यक्ति हैं, 4, ए बी सी डी। तो मैंने ए बी सी और डी बना दिया। ठीक है, मैंने माना कि ए ने 100 रुपए में खरीदा। ए ने कितने रुपए में खरीदा, 100 रुपए में। और ए 100 रुपए में खरीद कर कितने % हानि पर बेचता है बी को, 20%। तो ए ने 20% हानि पर बेचा बी को। फिर बी ने क्या किया, बी उसी साड़ी को 30% लाभ पर किसको बेचा, सी को। तो बी को मिला 30% का लाभ। फिर सी उसी साड़ी को 10% हानि पर किसको बेचा, डी को। तो सी ने डी को बेचा 10% हानि पर। तो मैंने यहां क्रय मूल्य कितना माना दोस्तों, 100 रुपए। और 100 रुपए पर आप 20% की हानि पर बेचोगे साड़ी को, तो कितना में बेचोगे दोस्तों, 80 रुपए में। ठीक है, अब 80 रुपए क्रय मूल्य बना बी का। अब बी 80 रुपए की साड़ी पर कितना % लाभ लेंगे, 30%। तो 80 रुपए पर 30% कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, कि 80 गुना 130/100। मैं ये पहले भी बता चुका हूं कि 100 के अलावा सीधा प्रतिशत किसी भी वैल्यू में ऐड नहीं होता है। तो 8 गुना 13 कितना हो गया दोस्तों, 104 रुपए। तो 104 रुपए में सी को बेच दिया कौन, बी। तो इस समय सी का क्रय मूल्य कितना बना, 104। अब सी उसी साड़ी को 10% हानि पर बेचता है किसको, डी को। तो एक बात बताइए, अगर 104 पर आप 10% की हानि निकालेंगे तो 90/100 ही होने वाला है। अब यहां से आप 0 से 0 कैलकुलेट करके कितना बनाएंगे, 936 और 10 का भाग देंगे तो कितने में खरीदा डी ने, 93.6 में, 93.6 रुपए में। तो देखिए यहां पर एक चीज आप समझिए दोस्तों कि 100 रुपए ए का क्रय मूल्य है, लेकिन ए का विक्रय मूल्य कितना है, 80।
जो बी का क्या है, क्रय मूल्य है, और बी का विक्रय मूल्य कितना है 104, जो सी का क्या है, क्रय मूल्य है, और सी का विक्रय मूल्य कितना है 93.6, जो डी का कौन सा मूल्य है, क्रय मूल्य। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि डी ने उस साड़ी के कितने रुपए चुकाए हैं 1123.2। तो क्वेश्चन तो कह रहा है कि सर डी ने 1123.2 रुपए चुकाए हैं, और आप यहां पर इसका क्रय मूल्य कितना बता रहे हो 93.6, और आपको यहां से किसकी वैल्यू चाहिए, एक कितने रुपए में साड़ी को खरीदी, मतलब एक का क्रय मूल्य चाहिए। तो एक का क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों, एक का क्रय मूल्य आप कितना बता रहे हो 100, और आप यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1123.2 में 93.6 का आप भाग लगाएंगे तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, आप कैलकुलेट कीजिएगा दोस्तों, 12 बार डिवाइड हो जाएगा, और 12 को 100 से गुणा करेंगे तो यहां अपने पास आंसर कितना आएगा 1200। तो डी ने उस वस्तु के कितने रुपए चुकाए हैं, सॉरी ए ने उस वस्तु के कितने रुपए चुकाए हैं 1200 रुपए। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है, और टाइप नंबर सेकंड के जो भी क्वेश्चंस है वो सारे कंप्लीट होते हैं। अगले वीडियो में दोस्तों अपन टाइप नंबर थर्ड की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।